सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यू कैन ऑल्सो गेट द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव है? तो दोस्तों यह किस गति के कारण संभव है? यह है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जड़ से क्रिया यानी कि जड़त्व का नियम है न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? संवेग का नियम। जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? यानी कि एट व्हाट टेम्परेचर इज द मैक्सिमम वाटर डेंसिटी? तो दोस्तों यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और यदि हम जल के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो यह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप याद रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, इसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये आप याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरते रहती है? इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि द्रव चालित ब्रेक, यह किस नियम पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ठीक है। और पास्कल का नियम किसने प्रतिपादित किया था यदि आपसे पूछा जाए? तो यह प्रतिपादित किया था ब्लेज पास्कल ने। यह एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। यह भी आप याद रखिएगा, यह एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व, आपको बताना है कि दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसमें दूध का घनत्व बढ़ता है यानी कि मिल्क डेंसिटी इंक्रीज होती है। ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, आपको बताना है मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ। तो दोस्तों यह होती है फर्मी। ठीक है। और एक फर्मी बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये भी आप याद रखिएगा। और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। और एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और एक फर्मी बराबर कितना बताया है मैंने? 10⁻⁻15 मीटर। ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध यानी कि केमिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था मस्टर्ड गैस का। इसे सल्फर मस्टर्ड भी कहते हैं। और इसका सूत्र होता है C4H8Cl2S। ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? तो दोस्तों यह मापी जाती है स्ट्रेबोस्कोप से। अच्छा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, यह आपको पता होगा। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है यानी कि ह्यूमिडिटी मापी जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बना देती है? तो दोस्तों पानी में घुली हुई अमोनिया गैस उसे क्षारीय बनाती है। और अमोनियम का सूत्र क्या होता है? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों अमोनियम का सूत्र होता है NH3। और अमोनिया की यदि हम बात करें तो अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसमें प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड को। और इसका सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका सूत्र होता है C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड। ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का।
एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए, और इसका सूत्र को क्या होता है, इसका सूत्र होता है Al2SO4 3। यह सूत्र होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम एलम का, और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है दोस्तों KAlSO4 2। इसका सूत्र आप याद रखिएगा, पोटेशियम एलम। और आपको मालूम होना चाहिए रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के सहायक होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों गैलेना सीसा का अयस्क होता है, आप सभी को मालूम होगा। और इसमें पूछा जा रहा है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों गैलेना का रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम पीबीएस से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों इसमें प्रयोग में लाई जाती है लिथियम, और लिथियम क्या है आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और सबसे भारी धातु क्या होती है? तो वह होती है ऑस्मियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है? जिनॉन का, यह अक्रिय गैस है। और इसका यदि आपसे परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 54, ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तारों से आती रोशनी से तारों की डैश डैश डैश, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, किसका पता चलता है? तो दोस्तों इससे तारों के तापमान का, यानी कि टेम्परेचर का पता चलता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र क्या होता है? अक्सर पूछा जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसमें आपको रीजन बताना है। तो बर्फ पर चलना क्यों मुश्किल होता है? घर्षण की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन के कारण बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? इसमें वर्क ऑफ किडनी बताना है। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना, यानी कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द बॉडीज, यह होता है किडनी का मुख्य कार्य। दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो दोस्तों यदि देखा जाए तो इनमें से सभी शर्करा है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे मीठी शर्करा क्या है? तो दोस्तों सबसे मीठी शर्करा इसमें होती है फ्रक्टोज। क्या होती है? फ्रक्टोज। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही सूत्र होता है C6H12O6। सॉरी फॉर प्रीवियस वीडियो, मैंने यहाँ पे C2H12O6 बता दिया था, प्लीज आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है C6H12O6। और एक चीज दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सुक्रोज का भी सूत्र बता देती हूँ। तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है C12H22O11। ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, सुक्रोज का सूत्र, फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो आपको बताना है कि हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों यह होती है केवल गतिज ऊर्जा, यानी कि ओनली काइनेटिक एनर्जी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? तो दोस्तों यह किसके मापन की युक्ति है? यह है ऊष्मीय विकिरण की, सॉरी यहाँ पे विकिरण बस लिखा है, यह है ऊष्मीय विकिरण के मापन की युक्ति। और यानी कि थर्मल रेडिएशन को मापा जाता है, किससे? बोलोमीटर से। और दाब मापने की युक्ति क्या है? तो दोस्तों बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। और पौधों में वृद्धि किससे मापा जाता है? तो दोस्तों यह मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ से। और वायु की गति किससे मापी जाती है? तो यह मापी जाती है अनीमोमीटर से। और बोलोमीटर से क्या नापा जाता है? थर्मल रेडिएशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस या इसे हिंदी में कहते हैं अपोहन। तो आपको बताना है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों यह किया था कोल्फ ने। किसने? कोल्फ ने, ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है
25 अप्रैल को, यानी कि अभी मनाया गया था 25 अप्रैल। और इसे मनाता कौन है? तो दोस्तों इसे मनाता है WHO। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी ही 2 राष्ट्रों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और वो 2 राष्ट्रों का नाम क्या है? तो दोस्तों उन 2 राष्ट्रों का नाम है अर्जेंटीना और अल्जीरिया। इन दोनों राष्ट्रों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और अभी हाल ही में खसरा मुक्त राष्ट्र भी किसी को घोषित किया गया, उस राष्ट्र का क्या नाम है? तो दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका को खसरा मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है। और भारत सरकार ने एक लक्ष्य भी रखा है स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपको मालूम होना चाहिए। यह टारगेट यह है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो दोस्तों कितने समय तक रहता है? यह रहता है 1/10 सेकेंड तक। ठीक है। और ध्वनि मापन की इकाई क्या है? डेसिबल, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अस्थि में यानी कि बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। हड्डियों की बात आई है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो दोस्तों वह होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और यदि आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो वह होती है स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कान में, यानी कि ईयर में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों सुगर बेबी है तरबूज की प्रजाति। फिर हमारा अगला प्रश्न है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है विटामिन B6, सॉरी यहाँ पे B6 होगा। विटामिन B6 की कमी के कारण होता है चर्म रोग। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सी। क्या नाम है? पायरिडॉक्सी। और विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोगों की मैंने ट्रिक भी बनाई है, यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? यह है नियासिन। ठीक है। और विटामिन सी का, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो इससे होने वाला रोग पूछा जाता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी मोस्टली खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा यह पाया जाता है आंवले में, ये भी आप याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो दोस्तों यह भंडारित होता है विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरल। यह क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है,